देखिए आज आईपीसी में आपका अध्याय 17 हम शुरू करेंगे। अध्याय 3 यानी कि अध्याय 17 में जो दिया गया है ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध। संपत्ति के विरुद्ध अपराध सेक्शन भी याद रखना है, कभी काल पूछा जाता है। 378 से लेकर 462 तक, यानी कि ये जो अध्याय होगा आपका 378 से लेकर 462 तक रहेगा। संपत्ति के विरुद्ध अपराधों को हम बांटेंगे, 3 वर्गों में बांटेंगे। एक ऐसा वर्ग होगा जहां की व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित हो जाता है, यानी कि उसकी संपत्ति छीन ली जाती है। और दूसरा ऐसा वर्ग होगा जहां की संपत्ति छीनी नहीं जाती बल्कि संपत्ति को नष्ट किया जाता है, यानी कि खराब कर दिया जाता है या जला दिया जाता है। और तीसरा वर्ग ऐसा होगा कि जहां न तो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी से वंचित होगा न ही नष्ट होगी, बल्कि उसका जो संपत्ति संबंधी राइट है या जो संपत्ति संबंधी उसका अधिकार है उस अधिकार का हनन किया जाएगा, यानी कि आपका उस अधिकार का उल्लंघन किया जाएगा, यानी कि वायलेशन किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी को देखें, तब आपका और इस अध्याय की विशेषताएं तब आपका 3 वर्गों में हम बांटेंगे और 3 वर्गों में बांटकर तब आपका आगे बढ़ेंगे। अभी सेक्शन बता रहे हैं भाई, अभी सेक्शन न चक्कर में न पड़े, अभी हम इसको बंटवारा पहले करेंगे। पहले तो प्रॉपर्टी देखा जाए, यानी कि संपत्ति देखा जाए। जहां तक संपत्ति या प्रॉपर्टी की बात है, भारतीय दंड संहिता में कहीं भी संपत्ति को या प्रॉपर्टी को परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन सेक्शन 22 में यानी कि धारा 22 में चल संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टी या जंगम संपत्ति को जरूर परिभाषित किया गया है, यानी कि संपत्ति को परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है धारा 22 में। तो प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल होगा? चल संपत्ति होगा कि अचल, यानी कि मूवेबल कि इमूवेबल कि दोनों शामिल होंगे। तो आपका जवाब रहेगा क्या शामिल होगा? दोनों, यानी कि चल भी अचल भी। संपत्ति के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख आपका अध्याय 17 में किया गया है। तो जो दूसरा नया क्वेश्चन अब बन सकता है, अब तक के इतिहास में कभी बना नहीं है, तो जो नया क्वेश्चन बताया जाए जो किसी भी साल भर किताब में जल्दी नहीं मिलेगा, कम से कम उन क्वेश्चनों को तो गौर से याद रखिए, क्योंकि कुछ तो आयोग नया क्वेश्चन बनाएगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। अध्याय 17 की दूसरी विशेषता ये रही कि अध्याय 17 आईपीसी का सबसे बड़ा अध्याय है, सबसे बिगेस्ट अध्याय है, यानी कि आईपीसी का सबसे बड़ा अध्याय पूछे कौन है तो क्या मार्क कराना है? 17 मार्क कराना है। 17 किसके विरुद्ध अपराध? संपत्ति के विरुद्ध अपराध। और सेक्शन पूछ ले कहाँ से कहाँ तक, तो 378 से लेकर 462 तक। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे छोटा आईपीसी का अध्याय कौन है? तो अंतिम अध्याय है आपका 23 या 23, जिसमें केवल एक धारा है और वह धारा है आपका 511। अब इसी तर्ज पर आपका उत्तराखंड पुलिस एक्ट भी मैं बता चुका हूं और एविडेंस भी, कम से कम ये दोनों याद रखिए। तो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम का सबसे बड़ा अध्याय कौन है?
आज ही समाप्त किया गया। कौन सा अध्याय समाप्त किया गया? 2। और धारा कहाँ से कहाँ तक? 3 से लेकर कहाँ तक पढ़ाया गया? 18। पुलिस बल की गठन एवं स्थापना। और सबसे छोटा अध्याय पुलिस अधिनियम का उत्तराखंड का 7 है, जिसमें एक ही धारा है 62। इसके बाद जो बिहार और उत्तराखंड बनाया वह एविडेंस से भी बनाया है कि साक्ष्य अधिनियम का सबसे बड़ा अध्याय तो अध्याय 2 है, 5 से लेकर 55 धारा। और साक्ष्य अधिनियम का सबसे छोटा अध्याय उत्तराखंड पिछली बार बना है तो वह है 11 और केवल एक धारा है 167। आइए बंटवारा किया जाए भाई। संपत्ति संबंधी अपराधों को आईपीसी में 3 वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग ऐसा है जहां के व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित कर दिया जाता है या संपत्ति छीन ली जाती है उसकी। और ये जो वर्ग हैं इस अध्याय में सेक्शन जरूर याद रखिए 378 से लेकर 424। यानी कि जो प्रावधान हम धारा 378 से लेकर आपका 424 तक बताएंगे, इसमें व्यक्ति की संपत्ति से उसको क्या किया जाता है? वंचित। दूसरा, नष्ट की जाती है संपत्ति, तो संपत्ति नष्ट करने को कानूनी भाषा में कहा जाता है मिसचीफ। अब भाई आसान नहीं, कानूनी भाषा भी जानते हैं। मिसचीफ मतलब रिष्टी, इसको हम क्या कहेंगे? रिष्टी कहेंगे। मिसचीफ यानी कि संपत्ति छीनी नहीं गई बल्कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। तो संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अपराध को हम क्या कहते हैं? मिसचीफ कहेंगे, रिष्टी कहेंगे या नुकसान कहेंगे, इंग्लिश में मिसचीफ। और ये जो सेक्शन होगा इसी से आगे बढ़ते रहना है 425 से लेकर 440 तक। यानी कि कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 425 से लेकर 440। इसके बाद आपका जो तीसरा वर्ग आएगा वह न तो व्यक्ति संपत्ति से अपनी वंचित होता है न उसके संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, बल्कि उसका जो संपत्ति संबंधी अधिकार होता है उसमें खलल डाला जाता है। खलल डालना का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी संबंधी राइट में हस्तक्षेप किया जाता है या उल्लंघन किया जाता है। आपका भी उदाहरण तीनों का बताया जाएगा। अभी सेक्शन तोड़ा जा रहा है, अभी ये नहीं कि आपका शुरू हो गया, अभी समय लगेगा शुरू होने में भाई। अध्याय 17 तो आपका इसके बारे में प्रावधान 441 से लेकर कहाँ तक दिया गया है? 462। यानी कि सबसे पहले हमने 3 वर्गों में बांटा। फिर एक बार हम बता रहे हैं, संपत्ति संबंधी अपराधों को हमने 3 वर्गों में बांटा। आपका पहला वर्ग ऐसा मिला जहां के किसी व्यक्ति की संपत्ति छीन ली जाती है। दूसरा वर्ग ऐसा मिला जहां की संपत्ति को नुकसान या जौनपुरिया भाषा में नुकसान पहुंचा दिया जाता है। मुस्कान नहीं, क्या पहुंचा दिया गया? बहुत बड़ा नुकसान हो गया भाई कहा जाता है जौनपुर में। तो भाई आपका तीसरा, आपका विदाउट आने के बिना परमिशन के आप हमारे घर में प्रवेश न करिए, यानी कि संपत्ति संबंधी अधिकारों का क्या होगा? हनन। और वह हम कहां से कहां तक बताएंगे? 441 से लेकर कहां तक? 462। तो हम पहले वर्ग पर आते हैं, यानी कि हम अब तीनों वर्गों को अलग अलग समझ लेना, उसके बाद ही शुरू होगा आईपीसी। भले आज पूरा समय इन वर्गों में लग जाए और 3-4 क्वेश्चन आज निकाल भी लेना है प्री का, ये नहीं कि फालतू चला जाए। यानी कि जब भी आप पढ़िए तो कम से कम आइए इसमें देखा जाए भाई क्या क्या आपको पढ़ना है। इसमें जो संपत्ति से वंचित होने में पढ़ना है, एक तो थेफ्ट पढ़ना है, यानी कि चोरी हम पढ़ाएंगे।
इसके बाद आपका एक्सटार्सन, बाबा का उदाहरण दिया जाएगा। एक्सटार्सन का मतलब उद्यापन या अपकर्षण, धमकी देना। तो एक हम उद्यापन बताएंगे, सबका एक एक उदाहरण हम लेकर चलेंगे भूमिका में। एक्सटार्सन कहा जाएगा। इसके बाद राबरी बताएंगे, यानी कि लूट क्या है। इसके बाद हम बताएंगे डकैती, डकैती बताएंगे। अभी इसी में चल रहा है, किस में, 378 से कहाँ तक में आपका 424। इसी के बाद आपराधिक दुर्विनियोग खूब पूछा जाता है। इसके बाद आपराधिक न्यास भंग हम बताएंगे। इसके बाद आपका मुख्य रूप से जो बताना है चीटिंग, यानी कि छल करना, यानी कि दस्तावेज इत्यादि और किसी तरह से क्या करना, छल करना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक अपराध, तीन अपराध, अपराध 7। मुख्य रूप से इसमें कितने संपत्ति संबंधी अपराधों को हमें पढ़ना है, आपका 378 से लेकर 424 तक में, तो 7 संपत्ति संबंधी अपराध। और अगर ये सातों तैयार रहे तो मेंस में भी खूब काम करता है, और प्री में तो भंडार ही आता है, यानी कि प्री का ही भंडार है। अब एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है एक एक अपराधों का, यानी कि पहला है थेफ्ट या चोरी का अपराध, बहुत पॉपुलर अपराध है। अब पहला एक दो क्वेश्चन आइए। संपत्ति संबंधी अपराधों में प्रथम अपराध कौन है, बताइए। चोरी। अब दो चार आपका और उदाहरण दीजिए। मूल अधिकारों में क्रम से बताइएगा प्रथम अधिकार कौन है। भाई मूल अधिकार कितने हमें प्राप्त हैं, 6। तो 6 में प्रथम कौन है। भाई 14 से 18 तक में कौन सा अधिकार दिया गया है, समता का। भाई ऐसी तर्ज पर, यानी कि अब आइए अपराध का चरण में, पहला 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 सब पढ़ लीजिए ताकि आपका कहीं से भी कोई भी अपराध एकाएक नहीं होता। 4 उसके प्रक्रम या सीढ़ी या चरण होते हैं। और पहला चरण क्या है, आशय, यानी कि इंटेंशन, आशय मन में आता है। दूसरा चरण या प्रक्रम या स्टेप है, व्यक्ति तैयारी करता है। तीसरा प्रयत्न करता है। और चौथा कार्य की पूर्णता। तो आगे बताया जाएगा ये सब, 5 से 11 जब चलेगी तब बताया जाएगा, अभी नहीं, लेकिन एक एक लाइन। तो आइए देखा जाए। जहाँ तक चोरी की बात है, एक पॉपुलर अपराध चोरी है और प्रथम श्रेणी पर रखा गया है एक आपका। और चोरी केवल और केवल मूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकती है, चल संपत्ति की हो सकती है। चोरी चुपके से होती है, सीना जोरी से नहीं। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि चोरी चुपके से होती है, आपका धमका के नहीं होती। और चोरी केवल और केवल किसकी होती है, चल संपत्ति। अब क्वेश्चन यहीं से बन गया आपका कि चोरी का अपराध होता है। देखिए क्या क्या बनाया गया, चल संपत्ति, अचल, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या जवाब रहेगा, केवल और केवल चल, अचल न मार दिया जाए। चोरी के जो यानी कि कब किसी संव्यवहार को हम चोरी कहेंगे, अब इस पर आइए। तो अगर किसी संव्यवहार में 5 तत्व मिलते हैं, एक भी कमी न हो, यानी कि अगर किसी संव्यवहार में कितने तत्व मिलते हैं, 5, तब हम कहेंगे कि वह संव्यवहार चोरी का अपराध हुआ। पहला तत्व हम बताएंगे डिटेल में आपको आगे, आज भूमिका में ही लग जाएगा भाई समय। पहला तत्व हम बताएंगे संपत्ति का चल संपत्ति होना। दूसरा तत्व बताएंगे कि जो चल संपत्ति है वह किसी के आधिपत्य में, कब्जे में या पोजेशन में होना। तीसरा हम बताएंगे कि ऐसी संपत्ति का
हटाया जाना, हमने एक जगह से क्या करना, दूसरी जगह ले जाना। और संपत्ति के हटाते समय आशय या इरादा किसका होना चाहिए, बेईमानी का, डिसऑनेस्टली, गलत इरादा हो। और कब्जेधारी की सम्मति के बिना हटाया गया हो। सम्मति के बिना का मतलब कि रजामंदी के बिना। अब देखिए इसमें आपका अभी भाई धारा शुरू नहीं हुई, धारा कल ही शुरू हो पाएगी। प्रयास करिए दिमाग अस्थिर करके कंसेप्ट बनाने का। पहले मुख्य रूप से दिमाग में भरा जाता है कंसेप्ट, उसके बाद तो सेक्शन आसान हो जाएगा। अगर किसी कार्य में ये पांचों तत्व पाए जाएं, तब हम कहेंगे कि यह चोरी का अपराध हुआ। और अगर एक तत्व की भी कमी रह जाए तो वह चोरी नहीं मानी जाएगी। आवश्यक तत्व ही मतलब होता है कि पांचों कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। आइए भाई, चल संपत्ति थी और किसी के क्या थी, कब्जे में, तो पहला क्वेश्चन बना लीजिए सामान्य। चोरी चल संपत्ति की होती है कि अचल की, दोनों। चल, चोरी कब्जे के विरुद्ध अपराध है कि स्वामित्व के विरुद्ध की, दोनों के विरुद्ध। तो क्या हमने लिखा है, कब्जा लिखा है कि स्वामित्व लिखा है? तो चोरी किसके विरुद्ध अपराध है, कब्जा। तीसरा भी संपत्ति का हटाया जाना बताते हैं भाई, ये दोनों थोड़ा अलग बताएंगे। जिस व्यक्ति के कब्जे में वह चल संपत्ति है, अगर उसकी रजामंदी लेकर वह संपत्ति हटाई गई है तब चोरी का अपराध नहीं होगा। लेकिन चोरी का अपराध कब होगा, जब जिस व्यक्ति के कब्जे में संपत्ति है उसकी रजामंदी के बिना हटाया गया हो और हटाते समय इरादा, इंटेंशन, विचार किसका हो, बेईमानी का। दो शब्दों को अच्छे से पकड़ना है, और आपका हटाना और बेईमानी। यहाँ से यूपी जे में पिछली बार 2 क्वेश्चन बना, यूपीएफओ में 2-3 क्वेश्चन बना। सतर्क रहिएगा क्वेश्चन पर भाई। अगर संपत्ति हटाते समय ही बेईमानी का इरादा हो तब चोरी का अपराध करवाइएगा। और अगर संपत्ति हटाते समय बेईमानी या गलत इरादा न हो और बाद में गलत इरादा हो जाता है तो चोरी न करवा के आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध करवाइएगा। अभी सेक्शन न समझिए, अभी ऐसे समझिए, कल से सेक्शन वाइज उठाया जाएगा। फिर एक बार देखिए भाई इसको, बहुत पुराने और नए लोग दोनों लोग। संपत्ति हटाते समय अगर गलत इरादा है, गलत इरादा अब कानूनी भाषा में भी जानना है, कौन सा इरादा, बेईमानी का, तो वह अपराध क्या होगा, चोरी। और अगर संपत्ति हटाते समय गलत इरादा न हो, पश्चातवर्ती इरादा गलत हो जाए, बाद में गलत हो जाए, तब ऐसी दशा में चोरी न कराइएगा। कौन सा अपराध होगा, आपका आपराधिक दुर्विनियोग भले हो जाए लेकिन चोरी नहीं। अब 3-4 उदाहरण देखना है, अभी हटाना बाद में हम देखेंगे, पहले इस पर 3-4 उदाहरण देखिए। एक व्यक्ति, मान लीजिए 2 मित्र हैं, पहले 4-5 उदाहरण देखिए, उदाहरण ज्यादा आएंगे और प्रावधान कम। ए और बी दोनों मित्र हैं। ए जाता है कभी भी बी के अनुपस्थिति में बी की किताब ले आता है, और बी जाता है ए के रूम में ए की किताब लाता है। दोनों की विवक्षित यानी कि आचरण द्वारा ये सहमत हैं कि ये हमारी किताब ले जाएंगे, पढ़ेंगे और लाकर पुनः क्या करेंगे, वापस कर देंगे। ए जाता है बी के कमरे में, किताब लेकर आता है, 1 माह पढ़ता है, उसके बाद उसके मन में बेईमानी आती है, विचार आता है कि मित्र मित्र ना रहा, यानी कि चलो मित्र की किताब थी, ये तो 500 की किताब है और मित्र हमारा भूल भी गया है, अब किताब हम रख लें। तो आप लोग बताइए, जब वह किताब उठाया था
तो क्या इरादा गलत था? नहीं। तो चोरी होगा कि नहीं? तो चोरी नहीं होगी, ये याद रखें, क्योंकि संपत्ति हटाते समय इरादा बेईमानी का नहीं। तो बेईमानी का इरादा कितने माह बाद बना? 1 माह। और फिर रख लिया तो तुरंत पॉइंट पकड़ना है। ये जे में आया था पिछली बार 2018 भाई, और जे भी आने वाली है। वैसे पहले यूपी एपीओ ही आ जाएगी, क्योंकि आयोग में वैकेंसी आ गई है। अभी जे की वैकेंसी आने वाली है, चूंकि आई नहीं है तो पहला विज्ञापन जो हमें लगता है आयोग जे का इंतजार नहीं करेगा, और जो सीटें आई हैं आपका उसी को एपीओ का निकाल देगा। और जब जे आएगी तो उसके 1 माह बाद निकाल देगा या 20 दिन। लेकिन दोनों मान के चलिए दिसंबर के पहले हर हाल में दोनों वैकेंसी आ जाएगी। तो भाई जिनको देना हो इस बार जे एपीओ तो सभी लोग देंगे जो पास कर चुके हैं या अब पास कर लेंगे कुछ दिनों में। अब इस आपका लास्ट डेट तक अगर रिजल्ट निकल गया, फार्म मैंने भरने के लास्ट डेट तक अगर आपका रिजल्ट निकल गया तो आप फार्म भर सकते हैं, चाहे जे का या एपीओ का। तो आपका अच्छे से पढ़िए इसको। अब आगे बढ़ा जाए। दूसरा उदाहरण देखिए, ए बी के कमरे में जाता है और देखता है कि बी सो रहा है, और बी की घड़ी धीरे से उठाकर लेकर चला जाता है, और घड़ी उठाते समय ही इरादा है कि हम इसको वापस नहीं करेंगे। तो ए ने कौन सा अपराध किया? चोरी। क्योंकि संपत्ति हटाते समय ही इरादा क्या था? बेईमानी का था। तीसरा उदाहरण देखिए, ए एक मंदिर में जाता है दर्शन करने, कहीं से फोन आता है और तत्पश्चात वह जल्दीबाजी में मंदिर से बाहर निकलता है, और आपका जल्दी जल्दी में दूसरे का चप्पल पहनकर घर पहुंचता है। 2 घंटा बीत गया, तब चप्पल देखा तो देखा ये तो दूसरे का है। तब उसके मन में बेईमानी आती है कि चलो हमारा चप्पल टूटा था, ये चप्पल क्या है? नया है, हम रख लेंगे। तो बताइए चोरी का अपराध हुआ कि नहीं? क्यों नहीं हुआ? मैं इतना बताने का मतलब क्योंकि जिस समय वो चप्पल क्या किया था, हाँ देखिए भाई ये नहीं है और एकदम पानी असर कर रहा है अब, यानी कि पानी वानी पीते रहिए और भाई आपका जानते रहिए। देखिए अब इनको थोड़ा भाई देखिए शुरुआती दौर में मैं फिर बताऊं, भाई कोई भी आता है तो शुरुआती दौर में दिक्कत होती है पढ़ाने में। आप ही नहीं, कोई भी नया है। अब धीरे धीरे जब 20-25 दिन 1 माह पढ़ लेंगे आप, तब आपको भी समझ में आएगा। अब आ रहा है ना? देखिए भाई आगे। अब आपका दूसरा पॉइंट हमें हटाना पर अटैक करना है, जो एपीओ में आया था और कई लोग कई अपराध मार कर। देखिए भारत में अगर संपत्ति को, यही पॉइंट पकड़ना है, रंच मात्र भी हटाया जाता है, जरा सा भी हटा दिया जाता है, तो वह पर्याप्त होगा चोरी के लिए, लेकर भागना आवश्यक नहीं। अब आइए जो पूछा, इसी में अचल संपत्ति भी पूछी जाती है। एक पेड़ खड़ा है और उस पेड़ को काट दिया गया। काट दिया गया, आधा नहीं काटा गया, पूरी तरह काट दिया गया, और इरादा ये था कि हम इस पेड़ को लेकर भाग जाएंगे। तो अगर जैसे ही वो पूरी तरह जमीन से क्या हुआ? अलग, चोरी का अपराध हो गया, लेकर भागना आवश्यक नहीं। भागना आवश्यक नहीं है भारत में। दूसरा जो आपका पूछा जाता है, कभी इसी में अंगूठी दे देगा, कभी घड़ी दे देगा, तो कभी सोने की बाली दे देगा, कान बाला जिसे कहा जाता है वो दे देगा। तो देखिए आपका, एक औरत सोई हुई थी और एक अभियुक्त गया, उसकी कान की बाली अपने हाथों से उसके कान से निकाला, और निकालने के बाद मेज पर रखा, और नथुनी जो नाक में होता है उसे निकालने लगा। तब तक औरत जग गई और वह अभियुक्त अंगूठी माने कानबाली छोड़कर भाग गया। तो बताइए संपत्ति को हटाया था कि नहीं? भाई कान की जो बाली थी चल संपत्ति थी, उस संपत्ति को हटाया, मेज पर रखा,
तो बताइए, जरा सा भी हटाना, अगर कान की बाली हटाया होता गिर जाती तब भी अपराध, और मेज पर रखा तब भी अपराध, लेकर भागना भारत में आवश्यक नहीं है। तो दूसरा पॉइंट आपका ये मिला कि हटाना मतलब कि जरा सा भी हटाना जहां वह संपत्ति है चोरी के लिए पर्याप्त होगा। अब कुत्ते को हटा दीजिए, बिल्ली को हटा दीजिए, शेर को हटा दीजिए, बैल को हटा दीजिए, घोड़ा को हटा दीजिए, बहुत लंबा चोरी है भाई, क्योंकि पॉपुलर अपराध हैं और यही मेन अपराध है। इसके बाद तो इसके आगे गंभीर अपराध हैं। जैसे कि आपका जो पूछा जाता है कुत्ता पर, बहुत प्रसिद्ध है कुत्ता, एक दिन मैं बताया था पुलिस एक्ट में भी। एक कुत्ता है और भी कुत्ते को ले जाने के इरादे से बिस्कुट दिखाता है कि कुत्ता आ जाए तो हम लेकर क्या हो चला जाए। अभी कुत्ता जीभ लपलपा रहा है लेकिन एक कदम आगे नहीं बढ़ाया तो चोरी नहीं भले प्रयास हो। लेकिन जैसे ही कुत्ते ने यानी कि डॉग ने एक कदम आगे बढ़ाया वैसे ही चोरी का अपराध पूर्ण हो गया, लेकर भागना आवश्यक नहीं। यानी कि हटाना शब्द आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आगे, और ये हम बताएंगे कि हटाने का मतलब ये हुआ कि हल्का सा भी हटा देना चोरी के लिए क्या होगा, पर्याप्त। तो ये आपका बताया गया चोरी। दूसरा जो अपराध हम पढ़ेंगे, एक्सटार्सन पढ़ेंगे, उद्यापन पढ़ेंगे। उद्यापन में बस एक लाइन याद रखना है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धमकी देता है, यानी कि भय दिखाता है। भय दिखाता है या तो शरीर का भय, या मान का भय, सम्मान का भय, संपत्ति का भय इत्यादि। और भय दिखाकर ये कहता है कि तुम ये संपत्ति दे दो, या ये मूल्यवान प्रतिभूति दे दो, या हमें मठ का उत्तराधिकारी बना दो। ये जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण जो नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या की, अब क्या किया वो तो सीबीआई जांच चल ही रही है, रोज सीबीआई जाकर आपका जांच कर रही है, मठ के अंदर कमरा उमरा सील कर दी हैं, और हो सकता है कि फिर से 100 का पोस्टमार्टम सीबीआई कराने की न्यायालय से मांग करे। ये हो सकता है आपका मने, तो फिर 100 जो गाड़ा गया है निकाला जाएगा और फिर से पोस्टमार्टम हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, कई बार हुए हैं लाश का फिर से पोस्टमार्टम। देखिए इसमें आपका एक दो उदाहरण देखा जाए, जैसे कि आनंद गिरी पर ये आरोप है, इल्जाम है कि इन्होंने बाबा को ब्लैकमेल किया और ये कहा कि आपका हमारे पास अश्लील वीडियो है, अगर आप हमें इतना धन नहीं दिए या हमें उत्तराधिकारी नहीं बनाए तो हम ये वीडियो यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया पर या इंटरनेट के माध्यम से मैं क्या कर दूंगा, वायरल। और बाबा ने स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख, अब है कि नहीं उनका सुसाइड नोट अभी क्लियर नहीं, अभी तमाम जांच पड़ताल होगी, इस बात का उल्लेख अपने जो पत्र लिखा, डीडी लिखा, मृतकाली कथन, उसमें लिखा है। तो अब आया कि अगर ऐसा हो तो ये अपराध क्या कहलाता है, एक्सटॉर्शन। तो हमारी राय में बाबा को आत्महत्या नहीं करना चाहिए। जब डायरेक्ट आपका संपर्क गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और सबसे बड़े पुलिस अधिकारियों से है तो आपको तुरंत सूचना देकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए और गुरु होकर चेले को कहाँ भेजवाना चाहिए, जेल, कि चेला ऐसा करने जा रहा है, इसे रोका जाए। और चेला बार बार हमें धमकी दे रहा है कि धन दो, धन दो, धन दो, नहीं तो वीडियो हम क्या कर देंगे, वायरल। तो बस एक्सटॉर्शन में 2 पॉइंट याद रखना है, क्षति का भय दिखाया गया और भय दिखाकर क्या लिया गया, पैसा। अब चोरी और एक्सटॉर्शन में एक बात याद रखिएगा, अगर जो पीड़ित है या जिसको भय दिखाया गया है अगर स्वयं अपने हाथों से संपत्ति
अभियुक्त को देता है तो ये एक्सटॉर्शन होगा, और अभियुक्त स्वयं अपने हाथों से निकाल लिया तो ये चोरी, और चूंकि छत का भय दिखाया है तो ये कन्वर्ट हो जाएगी लूट में। एक उदाहरण देखा जाए, इसको थोड़ा उदाहरण से देखिए। आपका मान लीजिए ए बी है, ध्यान समझिएगा। ए बी को रास्ते में मिलता है, उदाहरण ज़्यादा आते हैं भाई इधर, और बी को पिस्टल दिखाता है और कहता है कि अपना पर्स तुम निकालो और निकाल कर हमारे हाथ में दो, नहीं तो अभी के अभी हम कहाँ पहुंचा देंगे, ऊपर। माने तत्काल हम कहाँ पहुंचा देंगे, ऊपर। तो जिसको भय दिखाया गया वह व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से ही अपना पर्स निकाला और अभियुक्त को दिया तो ये एक्सटॉर्शन होगा, उद्यापन होगा। और चूंकि तत्काल मृत्यु का भय दिखाया गया है तो ये एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि किस में बदल जाएगा, लूट में। दूसरा उदाहरण देखिए, ए बी को रिवाल्वर तान देता है बी पर और अपने ही हाथों से बी के पॉकेट से उसका पर्स निकाल लेता है। तो जब अभियुक्त अपने ही हाथों से आपका पर्स निकाले तो ये चोरी होगी, और चूंकि चोरी करते समय भय दिखाया गया तो यही चोरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रॉबरी यानी कि लूट। तो अब हमें लूट पर आना है, यानी कि आपका एक्सटॉर्शन बता ही दिया गया, सामान्य बात, चोरी बता ही दिया गया, तो रॉबरी पर आना है, लूट पर। देखिए, लूट कोई स्वतंत्र अपराध नहीं है। पहली बात, स्वतंत्र अपराध दो ही हैं, या तो चोरी या उद्यापन। लूट जो है आपका चोरी का भी गंभीर रूप है और उद्यापन का भी। यानी कि अब जो क्वेश्चन बना है आपका ये कि लूट में कौन से दो अपराध शामिल रहते हैं, तो क्या क्या बताएंगे, एक्सटॉर्शन यानी कि उद्यापन, चोरी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताएंगे, दोनों। लूट किसका गंभीर रूप है, चोरी का कि उद्यापन का कि दोनों का, दोनों का। लूट एक व्यक्ति भी कर सकता है, दो व्यक्ति भी कर सकते हैं, तीन भी, चार भी, लेकिन जैसे ही लूट कारित करने में कम से कम कितने, पाँच, तो वही लूट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डकैती में। तो लूट के लिए संख्या 1 2 3 4, और जैसे ही पंचौरा वाले कितने हो गए, 5, तो वह लूट अब लूट नहीं, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डकैती। तो लूट और डकैती में संख्या बल का अंतर है। वही कार्य अगर 1 या 2 या 3 या 4 लोग करते हैं तो लूट मानी जाएगी, और वही कार्य 5 या 5 से अधिक लोग करते हैं तो क्या हो गया, डकैती। अब लूट करा दिया जाए भाई चोरी कब लूट बनेगी, उद्यापन कब लूट बनेगा, ये आगे पढ़ाया जाएगा। क्योंकि चोरी ही कुछ दशाओं में किस में कन्वर्ट होगी, रॉबरी में, और उद्यापन ही कुछ दशाओं में किस में कन्वर्ट होगा, रॉबरी में, यानी कि लूट में। देखिए, अगर चोरी करते समय, चोरी करने के लिए चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने में अभियुक्त स्वेच्छा से भय दिखाता है, किसको भय दिखाता है, जिसके सामान की चोरी की गई है। तो जैसे ही चोरी में भय आया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लूट में। यानी कि वही कार्य चुपके से करिए तो चोरी, और सीना जोरी से करिए तो क्या हो जाएगा, लूट। अब दो उदाहरण देखिए। ए बी के कमरे में घुसता है और बी सोया हुआ है, धीरे से उसका बॉक्स खोलता है और 10 रुपया बॉक्स में रखा है, और 10 रुपया निकाल के चंपत हो जाता है। तो आपका चुपके से कार्य किया कि खुलेआम, तो चुपके से किया तो कौन सा अपराध किया। अब आइए दूसरा उदाहरण देखिए। ए बी के कमरे में घुसता है
और बी जग रहा है, तब तक बी को चाकू दिखा देता है और बक्सा तोड़ता है और 10 रुपया निकाल कर चला जाता है। तो बताइए, भय दिखाकर चोरी किया कि बिना भय के? तो भय दिखा दिया चोरी में, तो किस में कन्वर्ट हो गई चोरी? लूट में। सामान्य बातें जानते किस में? और एक्सटार्सन, एक्सटार्सन अब आइए, अभी उद्यापन बताया गया। जब अब आइए इसी को बाबा पर भी जोड़ा जाए, जैसे आनंद गिरी थे, आनंद गिरी अगर बाबा को भय दिखाए कि आप हमें इतना पैसा दे दीजिए, नहीं तो आपका वीडियो जो अश्लील है लड़कियों के साथ वो हम वायरल कर देंगे, तो ये एक्सटार्सन हुआ। लेकिन अगर आपका आनंद गिरी बाबा के सामने रहता और कहता कि तत्काल हम क्या करेंगे, मृत्यु का भय या घोर उपहत या उपहत का भय दिखाता और कहता कि तत्काल तत्काल तत्काल, यानी कि अभी के अभी पैसा क्या करिए, दीजिए, और फोन से नहीं बल्कि बाबा के क्या रहता, सामने। तो ऐसी दशा में ये जो एक्सटार्सन में अगर सब कुछ याद रखे, बस एक लाइन में तत्काल 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 जुड़ जाए, तो ये एक्सटार्सन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? राबरी में, लूट में। तत्काल बताया जाएगा आगे, तत्काल पर भी सिंघम के स्टाइल के अभी के अभी, जैसे सिंघम कहता है ना कि अभी के अभी, तो उसी प्रकार तत्काल तत्काल तत्काल। अब आइए यही लूट करने में, अब एक लाइन, कितने कम से कम लोग हों? 5, तो यही लूट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डकैत। भाई एक लाइन में डकैती और लूट में किसका मुख्य अंतर है? संख्या बल। तो डकैती में कम से कम कितने व्यक्ति और लूट में कम से कम एक, चोरी में कम से कम एक, उद्यापन में कम से कम एक ही अभियुक्त पर्याप्त है, यानी कि एक बिहारी सब पे भारी। लेकिन डकैती में कितने बिहारी? 5। चलिए आगे देखिए भाई आपका, अब तो चारों कम से कम दिमाग में बैठा ना कि किसी को संदेह है तो फिर बताया जाए। अगला अपराध देखिए, अगला अपराध है आपराधिक दुर्विनियोग। देखिए ध्यान से, यहाँ से खूब क्वेश्चन बनता है, यानी कि एक क्वेश्चन तो आपका मैं बता दूं निश्चित ही आता है, चाहे झारखंड हो यूपी हो। आपराधिक दुर्विनियोग का मतलब हुआ संपत्ति का मिसयूज करना। अब जो पहला क्वेश्चन बनता है कि आपराधिक दुर्विनियोग, जो यूपी एपीओ जे दोनों में बना था, आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध। देखिए भाई, एक संपत्ति भी हमें लेकर चलना है। चोरी का अपराध केवल चल संपत्ति के विरुद्ध हो सकता है, उद्यापन में चल अचल दोनों हो सकता है, तो लूट भी दोनों की हो सकती है। अगर एक्सटार्सन से लूट में कन्वर्ट होता है, यानी कि लूट भी चल अचल दोनों और डकैती भी चल अचल दोनों। फिर एक बार तैयार रखिए, इसको पूछा गया था पिछली बार 2 क्वेश्चन। चोरी केवल चल संपत्ति होगी और जो उद्यापन है वह चल अचल दोनों संपत्ति का हो सकता है, लूट है दोनों का और डकैती है दोनों का। फिर आपराधिक दुर्विनियोग आ जाइए, यानी कि आपराधिक दुर्विनियोग पिछली बार जे में एपीओ में भी आया कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध हैं, तो केवल चल, भाई और ना मारिएगा। अब यानी कि संपत्ति का मिसयूज करना। अब आइए एक दो उदाहरण से थोड़ा कवर करिए, यानी कि अगर संपत्ति मिली है और बाद में बेईमानी का इरादा हो जाता है, तो वह चोरी न होकर आपराधिक दुर्विनियोग माना जाएगा। अब इसको समझिए 2 उदाहरण से। एक तो हमने चप्पल वाला उदाहरण बताया था, दूसरा उदाहरण मित्र वाला बताया था। तो दोनों उदाहरण मैं बता चुका हूँ, कहिए तो फिर बताया जाए। एक बार एक और बता दें। एक मित्र दूसरे मित्र के कमरे में जाता है और उसकी अनुपस्थिति में एक किताब लाता है और उसे अधिकार है कि वह किताब लाकर पढ़े अपने मित्र की और फिर वापस कर दे। 1 माह बाद उसके मन में इरादा आता है कि अब हम वापस नहीं करेंगे, तो चूंकि संपत्ति हटाते समय
बेईमानी का इरादा उसके मन में नहीं था, लेकिन बेईमानी का इरादा बाद में हुआ, तो ये अपराध चोरी न कह के क्या कहलाएगा? आपराधिक दुर्विनियोग। जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पूछी जाती है वह लावारिस या लाबादा, क्या पड़ा हुआ माल पूछा जाता है और उसी में सतर्क रहना है। देखिए, आपका दो शब्द हमेशा बार बार ये झारखंड से लेकर यूपी तक परेशान क्वेश्चन कर रहा है। अगर एक शब्द उसमें जोड़ दे अपने लिए, और अगर अपने लिए उठा लेता है तब अंतर हो जाएगा, और केवल उठा लेता है, जमीन आसमान का अंतर है, भले आप कानून में। यानी कि अपने लिए उठा लेता है तब क्या होगा, और उठा लेता है तब क्या होगा, तो तीन चार उदाहरण अच्छे से देखिए। एक आदमी का पर्स गिर गया और भी जा रहा था, रास्ते में पर्स उठा लिया। तो बताइए, अगर कोई सामान पड़ा हुआ है और केवल आप उठा लेते हैं तो क्या उठाने मात्र से कोई अपराध कर दिए? किए कि नहीं? नहीं। यही पॉइंट पकड़ना है आईपीसी में। अगर पर्स गिरा है किसी का, आपने उठा लिया, तो केवल उठाने मात्र से आपने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन अगर इसी में जोड़ दे शब्द, बस एक लाइन, कि ए बी का पर्स गिर गया था, ए देखा और ए अपने लिए उठा लिया। अपने लिए उठा लिया का मतलब कि अपने यूज के लिए उठाया है। तो जैसे ही शब्द आप कंपटीशन में, यही आपका गलत हो रहा है, जैसे ही शब्द अपने लिए दे वैसे ही आप आपराधिक दुर्विनियोग मारिएगा। क्यों? क्योंकि पर्स गिर गया है तो अब किसी के कब्जे में नहीं है, वो क्या हो गया? लाबादा। लब्दा नहीं भाई, लाबादा या लावारिस, बिना दावे की संपत्ति। तो बिना दावे की संपत्ति जब हम पढ़ेंगे तो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में भी पढ़ेंगे, पुराना अधिनियम में हम पढ़ेंगे, सीआरपीसी, आपका आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, और आपका तमाम जगहों से। और जे में तो इस बार जो आया था गुड फाइंडर, यानी कि अगर किसी वस्तु पर किसी का कब्जा नहीं है तो जो व्यक्ति पहले उस वस्तु को पा लेता है वह स्वामी माना जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? गुड फाइंडर का सिद्धांत। इस बार जे में आया था और लोग दुर्भाग्यवश गलत करके आ गए थे। क्यों? क्योंकि आपका जो पहला केस है आर्मरी बनाम डीला आर्मरी का केस जो है कब्जा पर, वो तो जूरिस्प्रूडेंस का मामला है। उसी केस में सबसे पहले किया गया, और केस मार रहे थे हाक्सवर्थ का, लोग मार रहे थे। और ये सबसे पहले किस केस में कहा गया? आर्मरी। तो भाई टेक्निकल क्वेश्चन पकड़ने का प्रयास करिए। यहाँ इसीलिए लोग पढ़ने आते हैं कि सर को टेक्निकल क्वेश्चन बताएंगे जो किताब उताब इत्यादि में नहीं मिलेगा। वैसे हमारा मुख देखने कोई नहीं आता और शर्ट और पैंट देखने नहीं कि सर कैसा पहन रहे हैं। वैसे कई लोग भाई आपत्ति किए कि सर अब तो सुधर जाइए, तो हमने भी दो चार भाई कपड़ा वपड़ा खरीद लिया है। अब हुआ कि भाई लोग ज़्यादा लोग अब आपत्ति कर रहे हैं। अब कहे भाई कई लोग कि सर थोड़ा वेल मेंटेन होकर आइए। भाई 30-40 हज़ार आपका व्यूअर देख रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार पर वीडियो, 40 हज़ार, कभी 38 हज़ार, कभी 45 हज़ार। तो कम से कम आप क्या करिए, कुछ अपने में सुधार लाइए। लेकिन कुत्ते की दुम सुधरती कहाँ है? 2 दिन सुधरेगी, तीसरे दिन फिर क्या होगा? वही पुराना रटा रटाया। भाई कई बार प्रयास किया गया, एक हफ्ता सुधार हुआ, फिर अपना उसी रंग में आ गया आदमी। अब करे क्या भाई? अब कोट वोट पहन के लोग कह रहे हैं पढ़ाने के लिए। अब जब अब तक नहीं पढ़ाया तो अब क्या आदमी पढ़ाए? देखिए, आपका ये पॉइंट पकड़े रहिए। अपने लिए उठा लिया तो आपराधिक दुर्विनियोग, और केवल उठा लिया तो कोई अपराध नहीं। तो उठा लिया तो क्या कर्तव्य है? मालिक को खोजे कि जाकर जिलेबी खाए?
और तुरंत जाकर 100 रुपया का जिलेबी खा लिया, यानी कि मिस यूज किया कि नहीं। तो कई लोग भाई पकौड़ा जिलेबी और दही के प्रेमी होते हैं। भाई अच्छी बात है अपना। देखिए आगे भाई, इसके बाद जो अपराध हमें पढ़ना है जहां व्यक्ति संपत्ति से वंचित होता है, वह आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यानी कि ट्रस्ट पहले आइए। जो ट्रस्ट होता है यानी कि न्यास होता है, वह विश्वास पर आधारित होता है। इसी को आसान में भाषा में कहा जाता है गबन कर दिया, अमानत में खयानत डाल दिया। यानी कि अमानत में खयानत डाल दिया, गबन कर दिया। लेकिन लीगल भाषा में हम कहेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यास भंग। तो बस एक लाइन याद रखिएगा, जहाँ की एक व्यक्ति दूसरे पर विश्वास किया और दूसरा आदमी क्या किया हो। तो गुरु चेला देख लीजिए, गुरु ने चेले पर विश्वास किया और चेला चीनी निकला, और ज्यादा चीनी खाने के चक्कर में गुरु को ही ले डूबा। यानी कि आपका गुरु ने भी ठान लिया कि हम तो डूबेंगे लेकिन तुम्हें भी क्या करेंगे, तो भाई हम तो मरेंगे लेकिन तुम्हें फंसा कर जाएंगे। और चेला कहाँ पहुंच गया, जेल। और सीबीआई के अब शिकंजे में है। आगे देखिए भाई आपका, तो जहां विश्व एक व्यक्ति दूसरे पर विश्वास करता है, कोई चल या अचल संपत्ति देता है, स्वेच्छा से देता है, और दूसरा आदमी विश्वासघात करे, तो इसी को एक लाइन में कौन सा अपराध कहेंगे, आपराधिक न्यास भंग, या आसान भाषा में गबन, या अमानत में खयानत। अब 4-5 पहले बाढ़ का उदाहरण देखा जाए, क्योंकि बाढ़ के बाद भयंकर रूप से बघाड़ा में डेंगू फैला है और काफ़ी लोग घर भी चले गए। आप लोग भी भाई सतर्क रहिए, आपका क्लास में भी मच्छर न लगे, इसके लिए तमाम उपाय किए जाते हैं। और अभी ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी होगा, ताकि जो कीड़े मकोड़े मच्छर हो 2-4 दिन पर होता रहता है, ताकि मच्छर न लगे। और आप लोग भी सतर्कता बरतिए, क्योंकि बाढ़ के बाद ये अमूमन बघाड़ा में डेंगू फैलता है। इसमें ये आज का नहीं, ये इतिहास रहा है। तो आइए बघाड़ा का कांड देखा जाए। मान लीजिए एक लोग बघाड़ा में एकदम लास्ट में रहते हैं, बाढ़ आई, सिलेंडर उठाए चूल्हा, और आपका एक मित्र के यहाँ रखे सिलेंडर चूल्हा, और ये कहे कि मैं जब 1 माह बाद आऊँगा तो तुम मुझे क्या कर देना वापस। तो बताइए मित्र मित्र पर विश्वास किया कि नहीं। और दूसरा मित्र क्या किया, सिलेंडर और चूल्हा को बेचा, और बेचकर पूरा 1 माह तक जिलेबी और समोसा खाया, और सभी मित्रों को चाय पिलाया, और कहा कि हमारे यहाँ तो 52 बीघा पुदीना बोया जाता है, 52 बीघा प्याज, अफीम भी बोवा सकते हैं। तो ऐसी दशा में गबन किया कि नहीं। तो कौन सा अपराध मित्र ने किया, आपराधिक न्यास भंग। अब 7-8 उदाहरण पर गौर कर, एक लाइन और बता दिया जाए। जिस पर जितना विश्वास किया जाएगा, अगर वह विश्वासघात करेगा तो उतने दंड की मात्रा क्या होगी, धीरे धीरे कानून में बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा विश्वास लोग बैंक पर करते हैं, वकील साहब पर करते हैं, अभिकर्ता पर करते हैं, आपका कंपनियों पर करते हैं। तो अगर बैंक वाले ही पैसा लेकर आपका क्या किए, भाग लिए, तो अधिकतम सजा है आजीवन कारावास। यानी कि जिस पर जितना विश्वास, अगर वह विश्वासघात करता है तो दंड की मात्रा उतना ही धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। धारा बताया जाएगा, आपका धारा बताए जाएंगे। अभी एक दिमाग में बैठाइए कि ये ही अपराध पढ़ना है। यानी कि ये हुआ आपका आपराधिक न्यास भंग, आपका यानी कि कुल मिलाकर विश्वासघात। अगर गुरु ने चेले पर विश्वास किया और चेले को कुछ धन रखने के लिए दिया, और चेला चीनी निकला, फरार हो गया धन लेकर, तो बताइए कौन सा अपराध किया चेले ने, विश्वासघात यानी कि आपराधिक। अब इसमें जो टेक्निकल क्वेश्चन आता है, आपका वहीं पकड़ना है एक पॉइंट में।
देखिए, ये एक मालिक है और अपने सेवक या नौकर को प्लेट एक प्लेट देखता है, प्लेट न्यस्त करता है। एक शब्द ये रहेगा और दूसरा शब्द ये रहेगा कि देख रेख के लिए न्यस्त करता है। यही टेक्निकल सब पॉइंट हैं। अगर ये रहे कि मालिक ने सेवक को प्लेट न्यस्त की और सेवक प्लेट लेकर भाग गया, या प्लेट कह सकते हैं कि बेचकर पैसा बना लिया, तो ये जो अपराध होगा गबन का होगा, अमानत में खयानत होगी, यानी कि आपराधिक न्यास भंग होगा। लेकिन अगर शब्द ये दे कि मालिक ने सेवक को एक प्लेट दी और देख रेख करने के लिए न्यस्त की, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मालिक ने सेवक को कब्जा तो दिया, लेकिन कानूनी रूप से उस प्लेट पर मालिक ही कब्जा रखता है। तो आगे बताया जाएगा, सेक्शन तमाम सेक्शन जुड़ेंगे, लेकिन बस एक लाइन याद रखिए कि अगर शब्द रहे कि देख रेख के लिए नष्ट किया और सेवक लेकर सामान भाग गया तो चोरी कराइएगा, और केवल न्यस्त किया गया है और सेवक प्लेट लेकर भाग गया या प्लेट बेचकर पैसा बना लिया, तो कौन सा अपराध हम कराएंगे? आपराधिक न्यासभंग। शब्द को पकड़िए, देख रेख रहे तो आप चोरी करिएगा, चोरी मार कर आइएगा, हम बताएंगे आगे। और ये केवल रहे कि न्यस्त किया गया है, यानी कि सेवक पर विश्वास करके उसे प्लेट दी गई और सेवक ने मालिक के साथ क्या किया? विश्वासघात। अगला ये भाई, इसके बाद चीटिंग आती है, छल आता है। आपका चीटिंग जो होती है उसमें बहुरूपिया कहिए, यानी कि दूसरे मुन्ना भाई कहिए, यानी कि मुन्ना भाई का मतलब ये हुआ कि दूसरे के नाम का दूसरा यूज किया या दूसरे की जगह दूसरा परीक्षा दिया और छल किया और छल किया, तो आपका इसी को चीटिंग कहते हैं। जैसे कि आपका बबली बंटी फिल्म देख सकते हैं, कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ इस ताजमहल का मालिक, और दूसरे ने विश्वास किया कि ये सही में ताजमहल का मालिक हैं और बेच बाच कर सब क्या हुए? फरार। तो ये कौन सा अपराध किए? चीटिंग। चीटिंग माने छल। तो 415 से 420 तक हम क्या पढ़ेंगे? चीटिंग। और दस्तावेज में हेर फेर थोड़ा कर दीजिए तो इसी में आएगा 421 से 424। इस प्रकार संपत्ति जो पहला हमने बताया, सबसे पहले ये जानना है कि 378 से लेकर 424 तक ये जो हमने प्रावधान बताए बिना धारा के, इसमें जिसकी संपत्ति थी वह संपत्ति से क्या हो गया? वंचित, यानी कि उसकी संपत्ति क्या कर ली गई? छीन ली गई। दूसरा आसान आसान आएगा, अब उतना कठिन नहीं है। दूसरा जो हमने क्रम बताया था संपत्ति संबंधी अपराधों में, कि संपत्ति छीनी नहीं जाती बल्कि संपत्ति को नष्ट किया जाता है, इसको रिष्टि कहते हैं, मिसचीफ कहते हैं, नुकसान कहते हैं, नुकसान कहते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक है? 425 से लेकर कहाँ तक? 440। अब आइए एक दो उदाहरण, बस 3-4 उदाहरण से आप पकड़िए भाई, आपका 4-5 उदाहरण से पकड़िए। ए सरसों बोया था खेत में, बी गया और इस इरादे से कि हम इनकी फसल को नुकसान पहुंचा दे, सरसों काट दिया, अभी पका नहीं, तो आपका बी ने कौन सा अपराध किया? नुकसान पहुंचाया। तो कौन सा अपराध किया? रिष्टि। ए ने बी के घर में आग लगा दी, कौन सा अपराध किया? सड़क खोद दीजिए ताकि लोग गड्ढे में 2-4 गिर जाए और पैर और टूट जाए, कौन सा अपराध? नहर ही काट दीजिए, कौन सा अपराध? रिष्टि। आपका जो मुर्गी मारकर किसी का खा लीजिए, आपका रिष्टि। आपका और देखिए, घोड़े की टांग तोड़ दीजिए और कुत्ते की टांग तोड़ दीजिए, रिष्टि। और कुत्ता मार दीजिए, खा लीजिए, रिष्टि। और कुत्ता को देखिए, कुत्ता को लेकर भागते हैं तो चोरी,
और मार कर खा जाते हैं तो रिष्टि। अगर आप कुत्ते का हाथ पर माने उसका पैर तोड़ देते हैं तब भी रिष्टि। आपका इसका मतलब ये हुआ। हाँ, अब दो चार और उदाहरण भाई। आपका कॉपी किताब पड़ा है, एक आदमी बर्फ फेंक दिया कि इनकी कॉपी गल जाए, तो कौन सा अपराध किया? और आपकी अंगूठी कोई तोड़कर फेंक दिया तब नुकसान पहुंचाया कि नहीं? और आपकी अंगूठी को लिया नदी में फेंक दिया तब कौन सा अपराध किया? आपका रिश्ते पेन तोड़कर फेंक दिया, मोबाइल फेंक दिया, जो भी फेंके, तो कौन सा अपराध हुआ? तो रिश्ते का अपराध जानवरों के प्रति भी, संपत्ति के प्रति भी, चल संपत्ति के प्रति भी, अचल के प्रति भी, यानी कि आपका कुल मिलाकर बस एक लाइन जानना है, सेक्शन तो हम बताएंगे कि चाहे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो या जानवर हो, अगर इनको नुकसान पहुंचाया जाता है तो ऐसी दशा में इस अपराध को रिष्टि कहते हैं, मिसचीफ कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं हुआ, बल्कि उसकी संपत्ति को क्या पहुंचाया गया? नुकसान। अब तीसरा आपका अंतिम है कि न तो संपत्ति को नुकसान पहुंचा, न ही व्यक्ति संपत्ति से वंचित किया गया, बल्कि जो संपत्ति संबंधी व्यक्ति का अधिकार था उस अधिकार में खलल डाला गया, वायलेशन किया गया। तो आइए एक उदाहरण आपका ऐसे अपराधों का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, 441 से लेकर 462। खलल डलवाइए। अब सबसे पहले गेट देखा जाए। आपका मान लीजिए ये मकान है और गेट पर लिखा गया है कि बिना परमिशन के, बिना अनुमति के घर में प्रवेश क्या है? वर्जित। तो अब आप यही दिमाग लगाइए, अगर कोई व्यक्ति आता है और मालिक के बिना परमिशन के घर में घुस जाता है तो उसे हम कहते हैं ट्रेसपास। ट्रेसपास मतलब अतिचार। अतिचार मतलब कि मकान मालिक के बिना परमिशन के आप उसके घर में क्या हुए? घुसे। अगर ये जो घुसा है घर में, अगर अपराध करने के इरादे से घुसा है या अपराध करने के इरादे से नहीं घुसा था, अब जब घुस गया तो बाद में उसका इरादा क्या हो गया कि हम अपराध करेंगे, तो इसी को कन्वर्ट कर दीजिए। ये जो ट्रेसपास हैं, अत्याचार हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा अपराध में और आगे शब्द जोड़ दीजिएगा आपराधिक अत्याचार। तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि अगर केवल अत्याचार कहे तो ये अपराध नहीं है, अपकृत्य है, मुआवजा मकान मालिक वसूल सकते हैं। लेकिन अगर ये घुसा है घर में या घर में घुसा है और इसका इरादा क्या है? अपराध करने का, तो इसको हम एक लाइन में क्या कहेंगे? क्रिमिनल ट्रेसपास या आपराधिक अत्याचार। दिन में भी घुस सकता है, रात में भी घुस सकता है, तोड़ फोड़ कर भी घुस सकता है, ऐसे भी घुस सकता है, छुप कर घुस सकता है, घर में घुस सकता है, आपका अहाते में घुस सकता है, तो उसी का नाम अलग अलग हो गया। अगर गृह में तोड़ फोड़ कर घुसता है तो गृह भेदन, यानी कि आप लोगों की भाषा में सेंध मार दिया, तो आपका गृह भेदन, हाउस ब्रेक कर दिया। यानी कि इसमें आपको ये समझना है कि अगर आप किसी के ज़मीन में प्रवेश करते हैं बिना उसकी अनुमति के, आपका इरादा अपराध करने का था, आपने एक कदम जैसे ही उसके अहाते में बढ़ाया और एक पैर पीछे है, एक पैर क्या किए हैं? आगे, तो यह अत्याचार माना जाएगा। और यदि इरादा अपराध करने का हो तो आपराधिक अत्याचार माना जाएगा। इसमें एक कदम अभियुक्त ने उसके जमीन पर रखा तो जिसकी जमीन थी उसे एक पाई का भी नुकसान नहीं हुआ, उसकी जमीन लेकर भागा नहीं। लेकिन जो मालिक का ये अधिकार है कि बिना परमिशन के हमारे
कोई भी व्यक्ति इस जमीन में कदम न रखे, उस अधिकार का इसमें क्या हुआ है? उल्लंघन। और इसे हम क्या कहेंगे? आपराधिक अत्याचार। अब इसको भी बताया जाएगा कि कब गृह अत्याचार होगा, कब गृह भेदन होगा। रात्रो गृह भेदन, तो रात में उसे छोड़ दीजिए और क्या, तो इसको भी बताया जाएगा। इस प्रकार आपका संपत्ति संबंधी अपराधों की जो भूमिका थी काफी महत्वपूर्ण थी, और एक व्यू बताया गया संपत्ति संबंधी अपराधों के बारे में। अब आपका जो पहला अपराध है उसको तोड़ लिया जाता है, चोरी को। देखिए भाई, आपका 378 में चोरी परिभाषित की गई है। 379 में चोरी के लिए, साधारण चोरी के लिए दंड है कैसी, और चोरी का गंभीर रूप 380, 381 और किसमें दिया रहेगा? 382। सबसे खतरनाक 382 है, और बार बार यूपी जेपीओ में आ रहा है। चोरी करने तो गया है, लेकिन पूरे साज सामान के साथ, हथियार लेकर, कि अगर मालिक जग गए और विरोध किए तो ठोक दूंगा। तो यानी कि पूरा तैयारी के साथ। तो कौन सी धारा लगती है? तो आपका चोरी की परिभाषा 378, चोरी के लिए, सामान्य चोरी के लिए दंड कहाँ है, और चोरी के गंभीर रूप किन धाराओं में है? 380, 81 और 382। एक दो लाइन और देख लिया जाए। जब आप चोरी पढ़िएगा तो चोरी की एक तो परिभाषा है, तो 5 आवश्यक तत्व हम बताएंगे अब एक एक करके उसको डिटेल में। फिर आपका 5 स्पष्टीकरण है, यानी कि चोरी के कितने आवश्यक तत्व? 5। स्पष्टीकरण कितना मिलेगा, और कितने आपके दृष्टांत मिलेंगे? 16। 16 दृष्टांतों का बंटवारा भी अब इंटरव्यू में, एपीओ में करना है। 10 दृष्टांत में चोरी के आवश्यक तत्व हैं, और 6 में चोरी के आवश्यक तत्व नहीं है। यानी कि चोरी को समझाने के लिए लॉर्ड मैकाले जब आईपीसी बनाया तो 16 उदाहरण दिया, जिसमें कि उन्होंने 16 उदाहरणों में 10 उदाहरण ऐसे मिलेंगे जिसमें कि चोरी के पांचों जो आवश्यक तत्व हम बताए हैं वह मिलते हैं, और 6 उदाहरण ऐसे रहेंगे जहां की चोरी के आवश्यक तत्व नहीं मिलते। इतना तक तो ठीक था भाई, सभी लोग जानते थे। लेकिन अब जो आयोग पूछ रहा है इंटरव्यू में, अब चोरी के जो 16 दृष्टांत हैं, ठीक है, प्री में आपका कम अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन इंटरव्यू में ये देखने में आया कि ये चौथा दृष्टांत है। यानी कि अब हमें इंटरव्यू के लिए दृष्टांत नंबर भी पढ़ने पड़ेंगे। दृष्टांत नंबर ए है कि बी है कि सी है कि डी है, ऐसा इंटरव्यू में पूछा। और मुख्य रूप से जो पूछा गया वह एडल्ट्री पर पूछा गया, और दूसरा आपका जो पूछा गया आपका पत्नी वाले पर। तो अगर ये पूछा गया कि एक पति हैं, अपना कोट पत्नी को दिया है, तो कब्जा पति का है। एक भिखारी आता है, पत्नी कोट को दे देती हैं, तो भिखारी दंडनीय होगा कि नहीं चोरी के लिए? तो 2 कंडीशन बनाइएगा। अगर भिखारी जानता है कि ये कोट पति का है और पत्नी को देने का हक नहीं है, तो भिखारी चोरी के लिए क्या होगा? दंडित। और नहीं जानता कि ये पति का कोट है, पत्नी को देने का हक नहीं, अगर वह समझता है कि हक है, तब भिखारी दंडित नहीं होगा। ऐसे 4 पर क्वेश्चन, यही इंटरव्यू में ये 2 क्वेश्चन बने थे स्पेशली दृष्टांत देकर। भाई चोरी पढ़ाने में 2 दिन लगता है, एक दिन में नहीं समाप्त होगा। मैं बता दूं, कम से कम कितना दिन? 2 दिन। एक्सटॉर्शन 1 दिन में हो जाएगा, लूट भी हो जाएगी, और डकैती तो 10 मिनट में ही हो जाएगी। लेकिन मूल अपराध कौन है? तो कल से आपका शुरुआत किया जाए भाई। देखिए अभी भाई आपका 3 दिन आईपीसी, 3 दिन संविधान ही रखते हैं, क्योंकि आपका शाम को अभी शेड्यूल, वैसे थोड़ा समय कल से बढ़ा देंगे भाई।
देखिए फिर एक बार सूचित किया जाए, 4:45 भाई क्लास शुरू हो जाएगी। पुलिस एक्ट आपका थोड़ा स्पीड में अब चलाना है, ज़्यादा समय लेकर, जो 1 घंटा चलता था 1.25 घंटा चलेगा। और आईपीसी अब 1 घंटे से 1.25 घंटा की जाएगी, ताकि 7:30 बजे तक क्लास चले। क्योंकि भाई एग्ज़ाम हम नज़दीक हैं और थोड़ा बहुत समय क्या होगा, बढ़ा जाएगा। सुबह वाले पीरियड में भाई शुरुआती दौर से आईपीसी चलेगी, और शाम वाले में अध्याय 17 से चल रही हैं, ताकि जो लोग भाई 2-4 लोग दोनों टाइम आ रहे हैं उनका नुकसान ना हो, बैठना ना पड़े, इसलिए चलाया जा रहा है। हाँ, पुलिस एक्ट आपका ख़त्म हो जाएगा, तब तक डेट वोट भी आ जाएगी, ओपी आ जाएगी, तो फिर दबाव हम पर